नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, महत्व, इतिहास और ऊतक संवर्धन। ये जो चैप्टर है ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सबसे कठिन चैप्टर है और मैंने इस चैप्टर को इस तरह से वर्णित किया है कि यदि आप एक बार पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो शायद इस चैप्टर के सभी प्रश्न आप एग्ज़ाम में हल कर पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारी 3 चीज़ें थी इसमें: जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, महत्व और ऊतक संवर्धन तथा इतिहास। तो पहले हम इस पार्ट की जो 4 मेन चीज़ें हैं उन मेन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिभाषा, और परिभाषा में किसकी पढ़नी है इसमें? जैव प्रौद्योगिकी की। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक तकनीकों का प्रयोग करके अनेक मानव उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तकनीक या उपायों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं, क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों बायो यानी जैव तथा टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी से मिलकर बना है। आपसे प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, समझाइए। तो आपको जो मैंने 3 लाइन बताई हैं ये तीनों लाइन आपको लिखनी है। आगे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। अगर हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी के महत्व की कि इसका क्या महत्व है, तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम ट्रांसजेनिक पादप विकसित कर सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हो गया ट्रांसजेनिक पादप विकसित करना, जैसे बीटी कपास है, बीटी तंबाकू है, बीटी बैंगन है, सारे। दूसरा पादप प्रजनन, यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं, जैसे ऊतक संवर्धन है। तीसरा रोग नियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम क्या करते हैं? रोग नियंत्रण करते हैं, जैसे कैंसर का नियंत्रण करते हैं। आगे हम बात करें आनुवांशिक सुधार, यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम फसल और जीवों में क्या कर सकते हैं? आनुवांशिक सुधार कर सकते हैं। 5वें पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मानव उपयोगी उत्पाद बनाना, ये सबसे बड़ा लाभ है जैव प्रौद्योगिकी का। जैसे इंसुलिन, पेनिसिलिन, 2,4-D, ये क्या है? मानव उपयोगी उत्पाद हैं। और किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? ये जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा और इसका महत्व। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास। ये आपकी किताब में बहुत टिपिकल तरीके से दे रखा है, और वैसे अगर ये पूछा गया तो आपको इतना सारा मैटर इसमें लिखना है जिसको मैंने क्रम वाइज और बहुत ही सरल ढंग से वर्णित किया है। जैसे अगर हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी अत्यंत प्राचीन विज्ञान, यानी जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत पुराना विज्ञान है। प्राचीन काल से दही, सिरका एवं शराब आदि उत्पादों का जैव प्रौद्योगिकी की तरह उपयोग किया जा रहा है। यानी बहुत पहले से ही दही, सिरका एवं शराब के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद विभिन्न सूक्ष्मजीवों एवं मानवीय अंगों को पहचाना गया, जिसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की क्रिया सरल हुई। यानी जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की जो क्रिया है वो अत्यंत सरल हो गई। आगे हम बात करें लगातार प्रयासों के बावजूद मनुष्य से पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा इच्छित जीन को स्थानांतरित करना सीखा। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद क्या हुआ? मनुष्यों ने पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा इच्छित जीन को स्थानांतरित करना सीखा। पहला पुनर्योगज डीएनए पॉल वर्ग द्वारा 1972 में पात्रे तकनीकी द्वारा बनाया गया तथा अनेक उत्पाद बनाए गए, जैसे ई कोलाई से मधुमेह 1983 में बनाया गया तथा आनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू, इस तरह के अनेक उत्पाद बनाए गए। आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि पहला पुनर्योगज डीएनए किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पॉल वर्ग के द्वारा बनाया गया। आगे इसमें और बात करें तो 1983 में कैरी मुलस ने पीसीआर की खोज की, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की, जिसके कारण जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई
इसके बाद इसे अनेक जीवों एवं पादपों में प्रयोग किया गया। ये क्या हो गया, जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास हो गया। और इतिहास में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं बस, केवल एक यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, और तीसरा ये 1983 वाला पॉइंट है। 3 पॉइंट आप एक बार और पढ़ लोगे तो तुम्हें पूरी तरह से याद हो जाएंगे। हमारे 3 पॉइंट हो गए, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, महत्व और इतिहास। अब चलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो तुम्हें ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। वो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है ऊतक संवर्धन। अलग से हेडिंग दे रखी है चैप्टर के नाम में ही, ऊतक संवर्धन। अगर हम ऊतक संवर्धन की बात करें तो यह वह तकनीकी है जिसमें किसी पादप की कोशिका, अंग या ऊतक को कृत्रिम रूप से संवर्धित करके नया पौधा तैयार किया जाता है। यानी जो ऊतक संवर्धन है वो ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी पादप की कोशिका, अंग या ऊतकों को कृत्रिम रूप से संवर्धित करके नया पौधा तैयार किया जाता है। जब किसी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधे का विकास होता है तो उसे पूर्ण सख्तता या टोटियोपोटेंसी कहा जाता है। यानी इस विधि में जब एक ही कोशिका से पूरे पादप का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटियोपोटेंसी कहते हैं। ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि टोटियोपोटेंसी क्या है। आगे हम बात करें, इस विधि में एक पादप द्वारा लाखों नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। प्रश्न ये भी अलग से पूछा जा सकता है कि ऊतक संवर्धन विधि में एक पादप से कितने नए पौधे तैयार कर सकते हैं, तो लाखों नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आगे हम बात करें, इस विधि में कोशिकाओं को ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम एवं हार्मोन के साथ संवर्धित किया जाता है। यानी जो कृत्रिम माध्यम होता है उसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम एवं हार्मोन का प्रयोग हम करते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जैव ऊतक संवर्धन के लाभ। अगर हम लाभ की बात करें तो कायिक प्रवर्धन, यानी ऊतक संवर्धन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, वायरस मुक्त पौधों का उत्पादन कर सकते हैं, अगुणित पौधों का उत्पादन कर सकते हैं और जनन द्रव्य संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऊतक संवर्धन के लाभ होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक करके या पीछे करके दोबारा से आप देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। लेकिन एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि पीडीएफ इस तरह से आपके समझ में नहीं आएगी। आगे हम बात करें, इस चैप्टर में आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो शायद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अगर हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करें तो वह तकनीकी जिसके द्वारा पादपों में लाभदायक जीनों का ट्रांसफ़र किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यानी ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा पौधों में लाभदायक जीनों का ट्रांसफ़र किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, आपसे अलग से प्रश्न पूछा जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से, तो 3 साधन होते हैं, प्रतिबंध एंजाइम, वाहक और लाइगेज एंजाइम। अगर हम प्रतिबंध एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम डीएनए अणुओं को काटने या विभाजित करने का कार्य करते हैं। एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अणुओं को बीच में से काटते हैं तथा एक्सोन्यूक्लिएज सिरों से काटने का कार्य करते हैं। यानी जो प्रतिबंध एंजाइम होते हैं वो 2 होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, बीच में से काटता है। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है, सिरों से काटता है या कोनों से काटता है। दूसरे होते हैं वाहक, ये जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं। इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है। ये लाभदायक जीनों के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। यानी जो वाहक हैं, वाहक लाभदायक जीनों के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। आगे हम बात करें लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज एक प्रमुख संसाधन है। ये क्या है, एक प्रमुख संसाधन है। यह वाहक डीएनए एवं वांछित डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी मान लो हमने डीएनए को काट लिया तो काटने के पश्चात उसे जोड़ने का कार्य करेगा, वो करेगा लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम को ई कोलाई से पृथक किया गया है। ये जो एंजाइम निकाला गया है वो ई कोलाई से निकाला गया है। यहाँ से आपको कई प्रश्न वो पूछ सकता है। वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा पूछ लेगा, उसके साधन पूछ लेगा, वो प्रतिबंध एंजाइमों के उदाहरण पूछ लेगा जैसे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। वो वाहक पूछ लेगा, वाहक कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। वो आपको पूछ लेगा लाइगेज पूछ लेगा, तो लाइगेज क्या है, जोड़ने वाला
एंजाइम है। इस तरह से वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। आगे हम बात करें आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि एवं चरण, ये मोस्ट है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि एवं चरण, तो अगर हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करें तो ये निम्न चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो इस चरण में किसी लाभदायक जीन की पहचान कर उसे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। यह एंजाइम डीएनए खंडों को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, हम किसी लाभदायक जीन की पहचान करेंगे और उसकी पहचान करने के बाद उसको एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काट लेंगे। ये तो हो गया पहला चरण। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो इस चरण में प्राप्त किए गए डीएनए खंडों को, यानी जो डीएनए खंड हमने काटे हैं उनको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाकलित करने के लिए तैयार किया जाता है। जो डीएनए खंड हमने तैयार किए हैं, काटे हैं, उनको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाकलित करने के लिए तैयार किया जाता है। डीएनए वाहक के लिए टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें तृतीय चरण में क्या होता है। इस चरण में प्रतिबंधी एंजाइम द्वारा पृथक किए गए डीएनए एवं बैक्टीरिया के वांछित सिरों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। पहले चरण में क्या हुआ, हमने डीएनए को काट लिया। दूसरे चरण में डीएनए को हमने प्लाज्मिड में प्रवेश करा दिया। तीसरे चरण में हमने एंजाइम और जो बैक्टीरिया था उसके वांछित सिरों को जोड़ दिया। चतुर्थ चरण में क्या होता है, इस चरण में पुनर्योगज डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। लास्ट के चरण में क्या होता है, जो डीएनए तैयार होता है पुनर्योगज डीएनए, उसको जीवाणु में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसकी अनेक कॉपियां या प्रतिलिपियां बना लेते हैं। तो ये होती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि को लिखिए, तो आपको ये चारों ही चरण लिखने होंगे। अगर आप अपनी किताब में देखती हैं तो ये चारों चरण आपको बहुत टिपिकल मिलते हैं जहाँ आपको याद नहीं होंगे, लेकिन मेरी आशा और विश्वास है कि इसमें जो मैंने लिखा है वो आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। चलिए हम बात करें आगे। अगला टॉपिक आता है अपना जैल विद्युत कण संचलन। जैल विद्युत कण संचलन ये अलग से हेडिंग है जो आपको पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रतिबंधी एंजाइमों द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग अलग किया जाता है जिसे जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी हम जब डीएनए के टुकड़े करते हैं तो उनको अलग करने के लिए जिस तकनीकी या विधि का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। डीएनए खंडों को अलग करने के लिए एगेरोज माध्यम का उपयोग करते हैं जो घास से निकला एक प्राकृतिक बोलक है। इन डीएनए खंडों को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एगेरोज माध्यम का उपयोग करते हैं जो घास से निकाला गया प्राकृतिक बोलक है। आगे हम बात करें डीएनए खंडों को एगेरोज के छलनी प्रभाव से गुजारा जाता है, यानी एगेरोज की छलनी से गुजारते हैं। खंड जितने छोटे आकार के होते हैं उतनी दूरी तक जाते हैं और इसमें जितने छोटे आकार के कण होंगे उतनी ही दूरी तक चले जाते हैं। डीएनए खंडों को देखने के लिए इथियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है जिसके कारण परावैंगनी प्रकाश में ये खंड चमकीले दिखाई देते हैं जिन्हें काटकर अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को छालन कहते हैं। अलग किए गए खंडों को पुनर्योगज डीएनए निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं। यानी ये हो गया जैल विद्युत कण संचलन। आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रोक करके या बैक करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें अगली हेडिंग, तो अगली और सबसे मोस्ट हेडिंग है पीसीआर, जो आपको एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। पीसीआर, अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों के दो समुच्चय एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके पात्रे विधि द्वारा जीन की कई प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। यानी पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जो डीएनए होते हैं डीएनए के समुच्चय और पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके उस डीएनए की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इस अभिक्रिया में उपक्रमकों के समुच्चय एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके पात्रे विधि द्वारा जीन की कई प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। जो जीन तैयार करते हैं उसकी अनेक कॉपियां हम इसमें बनाते हैं।
यह एंजाइम डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। यानी इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है और न्यूक्लियोटाइडों के द्वारा उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है, यानी इसकी कई प्रतियां बना देता है और यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है। अगर आपसे पीसीआर पूछी जाती है तो आपको चित्र 100% बनाना है। जैसा कि मैंने यहाँ चित्र बनाया है, सबसे पहले द्विलड़ित डीएनए, फिर इसका विकृतीकरण हो गया, 2 भागों में बट गया ये, फिर इससे ये न्यूक्लियोटाइड बन गए और न्यूक्लियोटाइडों से आगे जो इस तरह की क्या बन गई, प्रतिकृतियाँ बन गई। तो ये आपको चित्र भी 100% बनाना है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो इस चैप्टर का जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांसजेनिक पादप या जीव। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ट्रांसजेनिक पादप या जीव। ट्रांसजेनिक पादपों की बात करें तो ऐसे पादप या जीव जिनमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाहरी डीएनए का प्रवेश कराया जाता है, ट्रांसजेनिक पादप या जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाहरी डीएनए का प्रवेश कराया जाता है, यानी बाहर से कोई डीएनए डाला जाता है, तो ऐसे पादप या जीव क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। जीन स्थानांतरण की विधियां, अगर हम ट्रांसजेनिक पादपों में जीनों के स्थानांतरण की विधियों की बात करें तो ये 2 विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष रूपांतरण और एक आता है अप्रत्यक्ष रूपांतरण। अगर आप इसको किताब में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी टिपिकल मिलता है, वहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूपांतरण, तो इस विधि में बिना किसी वाहक या कारक की सहायता से डीएनए को पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। इसे सीधा जीन स्थानांतरण भी कहते हैं। यानी इस विधि में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी वाहक या कारक का उपयोग नहीं किया जाता है, सीधा ही प्रवेश कराते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं। इस विधि में जीन स्थानांतरण के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन, शॉटगन, माइक्रो इंजेक्शन एवं लाइपोसक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी इस विधि में हम किस किस का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन है, शॉटगन है, माइक्रो इंजेक्शन है, लाइपोसक्शन है, इनका उपयोग करते हैं। आगे दूसरा इसमें जो आता है वो है अप्रत्यक्ष रूपांतरण। अगर हम अप्रत्यक्ष रूपांतरण की बात करें तो इस विधि में जीन स्थानांतरण के लिए वाहकों का उपयोग किया जाता है। ये इसका उल्टा है, यानी इसमें हम वाहकों का उपयोग नहीं करते प्रत्यक्ष रूपांतरण में, और अप्रत्यक्ष रूपांतरण में हम वाहकों का उपयोग करते हैं। वाहक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जिन वाहकों का उपयोग किया जाता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो प्लाज्मिड वाहक और एक वायरस वाहक। अगर हम प्लाज्मिड वाहक में बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम के टीआई और आरआई प्लाज्मिड। वायरस वाहक की बात करें तो तंबाकू मोजेक वायरस व फूलगोभी मोजेक वायरस, ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं। यहाँ से भी आपको वो प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रांसजेनिक जीव क्या हैं, जीवों में जीन स्थानांतरण की विधियों को लिखिए, या वो आपसे पूछ लेगा प्रत्यक्ष रूपांतरण और अप्रत्यक्ष रूपांतरण में अंतर लिखिए, या वो आपसे पूछ लेगा कि नहीं 2 वाहकों के नाम लिखिए, तो एग्रोबैक्टीरियम के टीआई व आरआई प्लाज्मिड और तंबाकू मोजेक वायरस या फूलगोभी के मोजेक वायरस, ये क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इस तरह से आपको वो इस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। आगे अगर हम बात करें तो टीआई प्लाज्मिड, ये सबसे मोस्ट है इस चैप्टर में। टीआई प्लाज्मिड क्या है, इसका चित्र बनाइए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो देखो यहाँ मैंने इसका चित्र बना दिया है। आप एक बार चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लें तो आपको भी ये चित्र बनाना आ जाएगा। यह क्या होता है, यह एक द्विलड़ीय डीएनए होता है। इसमें औसतन 200 kb का प्लाज्मिड होता है। जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या है, एक द्विलड़ीय डीएनए है जिसमें औसतन 200 kb का क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री से अधिक तापमान पर संवर्धित करने पर टीआई प्लाज्मिड का लोप हो जाता है। यानी अगर एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को 28 डिग्री से अधिक तापमान पर संवर्धित किया जाए तो टीआई प्लाज्मिड का लोप हो जाता है। बैक्टीरिया में क्रीट पार्टिका व मूल उत्पादन की क्षमता प्लाज्मिडों के द्वारा होती है। इनका जो कार्य होता है प्लाज्मिड का वो क्या होता है, जीवाणुओं में क्रीट पार्टिका और मूल उत्पादन की क्षमता बढ़ाना। इस तरह से आपको चित्र बनाना है और ये थ्योरी आपको लिखनी है अगर आपसे टीआई प्लाज्मिड पूछा जाता है। आगे हम बात करें स्थानांतरण डीएनए या टीडीएनए। आपसे पूछ लेगा टीडीएनए क्या है या स्थानांतरण डीएनए क्या है। अगर हम टीडीएनए की बात करें तो ये डीएनए केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका आकार 23 kb माप का होता है। इनके दोनों सिरों पर एक 24 BP का अनुलोम पुनरावृत्त क्रम होता है जो इनके स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। स्थानांतरण डीएनए के पुनरावृत्त क्रम के बीच से अर्बुद निर्माण करने वाले जीनों को हटाकर
वहाँ पर वांछित डीएनए जोड़ दिया जाता है तथा पुनरावृत्त डीएनए का निर्माण हो जाता है। यानी स्थानांतरण डीएनए की अगर हम बात करें तो एक ऐसा डीएनए है जिसको पादपों में स्थानांतरित किया जाता है और इसका जो आकार होता है वो 23 के भी होता है और इस पर 24 बीपी का क्या होता है, अनुलोम पुनरावृत्त क्रम होता है जिस पर अर्बुद निर्माण होता है और इस अर्बुद निर्माण करने वाले जीन को हटा करके वहाँ वांछित जीन जोड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं स्थानांतरण डीएनए या डीएनए। आगे हम बात करें तो आगे कई सारे पॉइंट इसमें जैसे जैव प्रौद्योगिकी है और भी कई सारे पॉइंट हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी मैंने आपको एक बार करा दिया है किसी चैप्टर में, इसलिए मैं दोबारा करा नहीं रहा। इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।